नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि जिनका जन्म 1844 ईस्वी में कहाँ पर, कार्ल्स नामक स्थान पर जर्मनी में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो जर्मनी में हुआ। इनकी मृत्यु है वो 1904 में हुई। तो ये कार्यक्रम कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो 1844 से लेकर के 1904 तक का इनका जीवन रहा। कार्ल्स नामक स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ, जर्मनी के अंदर ये कार्ल्स नामक स्थान है। इनकी महत्वपूर्ण एक कृति आती है एंथ्रोपोजियोग्राफिया। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है यानी महत्वपूर्ण कृति है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखती है। हर एक परीक्षा को छोड़कर दूसरी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। इनको एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है उसे 2 खंडों में प्रकाशित किया। कितने खंडों में? तो ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई। पहली 1882 के अंदर और दूसरी 1891 के अंदर ये कृति सामने आई। 2 खंडों में एंथ्रोपोजियोग्राफी हमारे सामने आई। इन्हें अति प्राकृतिकवादी या नियतिवादी कहा जाता है। अति नियतिवादी इन्हें कहा जाता है, यानी ये निश्चयवाद के जनक थे। क्या थे? निश्चयवाद के जनक कहलाए। निश्चयवाद से अभिप्राय जैसे अपने पास 3 विचारधाराएं निकल करके आई थी। कौन कौन सी? एक तो निश्चयवाद, एक संभववाद और एक नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, ये 3 प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने पहले निकल के आई थी। तो निश्चयवाद के प्रवर्तक जो हैं फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है और इसमें प्रकृति को सर्वसर्वा माना गया है। और संभववाद के प्रवर्तक जो है डीला ब्लास हैं, और ये डीला ब्लास के द्वारा ये मानव को सर्वसर्वा बताते हैं। ये फ्रांसीसी विद्वान थे, ये जर्मनी के थे। नवनिश्चयवाद की बात आती है तो ये ग्रिफिथ टेलर इनके प्रवर्तक हैं, और जो कहीं ना कहीं निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता वो निकालने का कार्य करते हैं। नवनिश्चयवादी रुको और जाओ सिद्धांत दिया था किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। तो इस विचारधारा पर हम बात बाद में करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक रेडजेल पर। तो फ्रेडरिक रेडजेल जो कि जिसे निश्चयवादी कहते हैं, अति निश्चयवादी कहते हैं, या प्राकृतिकवादी कहते हैं, पर्यावरणवादी कहते हैं, कुछ इस प्रकार के कई नाम हैं जो परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। इनकी एक शिष्या रही थी, कौन सी? एलन सी सैम्पल। एलन सी सैम्पल। एलन सी सैम्पल जो कि मूलतः अमेरिका की थी। ये इन्होंने अपने गुरु का अनुसरण किया और ये कट्टर निश्चयवादी कहलाई। इसकी चर्चा यहाँ पर इसलिए की जाती है क्योंकि फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बताइए, तो एलन सी सैम्पल है। ये एक प्रश्न यहाँ पर बनता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने जीववाद का सिद्धांत दिया, यानी एक राज्य को इन्होंने जीव के रूप में माना। राज्य की कल्पना इन्होंने किससे की? जीव से की। या तो उसे मिट जाना चाहिए या उसे क्या करना चाहिए? अपने विकास करने के लिए कुछ अन्य एक्टिविटीज़ कार्य करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 1930 के अंदर इनकी विचारधारा का प्रभाव जर्मनी पर या जर्मनी की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ा। 1930 के अंदर इनकी विचारधारा का प्रभाव जर्मनी की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ा, और कहीं ना कहीं ये खुद एक सैनिक रहे थे। तो हिटलर वहाँ का जो सर्वसर्वा था, तानाशाह था, और द्वितीय विश्व युद्ध कहीं ना कहीं हुआ। तो इसमें नीतियाँ जो थी वो कहीं ना कहीं फ्रेडरिक रेडजेल से प्रभावित थी। उन्होंने कहीं ना कहीं राज्य को अपने विकास करने के लिए आसपास के राज्यों को हड़पने की नीति जो बताई, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं वहाँ हिटलर पर पड़ा, और उन्होंने क्या किया? अपने आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार से युद्ध को अंजाम दिया, और द्वितीय युद्ध हमारे सामने, द्वितीय विश्व युद्ध हमारे सामने आया। अब हम बात कर रहे हैं प्रमुख कुछ कृतियों की कि जीववादी सिद्धांत जो डार्विन के द्वारा दिया गया था, उसी सिद्धांत का इन्होंने अनुसरण किया। और जीववादी सिद्धांत, डार्विन का जीववादी सिद्धांत का इन्होंने अनुसरण किया।
डार्विन का जीववाद, जीववादी सिद्धांत का इन्होंने अनुसरण किया और इसी आधार पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। कौन सी? डार्विन की विकासवादी सिद्धांत की समालोचना। कौन सी पुस्तक लिखी? तो बुक उन्होंने लिखी डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना, ये उनकी डार्विन की विकासवादी सिद्धांत से संबंधित पुस्तक थी। अन्य पुस्तक की हम बात एक पहले कर चुके हैं, एंथ्रोपोजोग्राफिया के बारे में। दूसरी पुस्तक की बात की डार्विन की विकासवादी सिद्धांत की समालोचना की। इसके अलावा हम बात करें तीसरी बुक के बारे में, जो कि पॉलिटिकल या राजनीतिक भूगोल थी, यानी राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक प्रभाव को इन्होंने महत्व दिया, इसीलिए इन्हें राजनीतिक भूगोल का भी क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल का भी इन्हें जनक कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें निश्चयवाद का जनक कहा जाता है, राजनीतिक भूगोल का इन्हें जनक कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगली पुस्तक है इनकी एक प्राणीवेता की यात्राएं, इनकी अन्य पुस्तक है एक प्राणीवेता की यात्राएं। इसके अलावा कुछ अन्य 2-4 पुस्तकें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसे चीनी आवर्जन है पुस्तक का नाम, नंबर 5। नंबर 6 की बात करते हैं, पृथ्वी और आवास, यानी इनकी विचारधारा जो इस पर आधारित थी कि प्रकृतिवादी इनकी विचारधारा थी कि अगर जैसे वृक्ष है वो कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए, वृक्ष कितना ही ऊंचा हो जाए, कितनी ही शाखाएं फैला ले, लेकिन जड़ें उनकी कहाँ रहेगी? कहीं ना कहीं भूमि के अंदर रहेगी। यानी भूमि से मनुष्य का लगाव जो है, जुड़ाव जो है वो रहेगा, जो कि पृथ्वी और आवास से संबंधित इन्हें पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है कि भूमि से मानव का संबंध है वो बना रहेगा। मानव कितनी ही ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन वो जुड़ा कहाँ से रहेगा? पृथ्वी से ही रहेगा। और निश्चयवाद ये भी मानते हैं कि प्रकृति जब चाहेगी तब क्या कर सकती है? मनुष्य का सर्वनाश कर सकती है। जैसे तूफान है या चक्रवात है या भूकंप की बात है, ज्वालामुखी की बात है, तो निश्चयवादी इन बातों का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जर्मनी का भूगोल इनकी अन्य पुस्तक थी, जर्मनी का भूगोल अन्य पुस्तक का नाम है इनके जर्मनी का भूगोल। उनका कुछ हद तक ये प्रभावित थे डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से, मानव समाज पर लागू करने का भी इन्होंने प्रयास किया। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत था, उन्होंने मानव समाज पर लागू करने का प्रयास किया। वातावरण निश्चयवादी और नीतिवाद के ये जनक कहलाए और मानव भूगोल के इन्हें जन्मदाता कहलाता है। यानी मानव भूगोल के इन्हें पिता कहा जाता है। यानी मानव भूगोल के पिता की हमने बात की। निश्चयवाद के जनक कहे, निश्चयवाद के जनक और राजनीतिक भूगोल के जनक। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं कि मानव भूगोल का पिता किन्हें कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। निश्चयवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है, राजनीतिक भूगोल का इन्हें जनक कहा जाता है। और इनकी संकल्पनाओं में रैटजेल जीवन क्षेत्र की संकल्पनाओं का उन्होंने प्रतिपादन किया। और अन्य कुछ जो कि इनकी कृतियों रह गई है वो भूमध्य सागरीय तट के जीव। कौन सी है? भूमध्य सागरीय तट के जीव। कुछ केवल महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको परीक्षा में ये इनमें से एक मिले। अर्धकुंडे पुस्तक का भी इन्होंने प्रयोग किया। अर्धकुंडे पुस्तक भी इन्होंने लिखी, या एडकुंडे से बोल सकते हो। ड्यूसलैंड एक पुस्तक का नाम है इनकी,
ड्यूशलैंड भी एक इन्होंने पुस्तक लिखी है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात हमने की। एंथ्रोपोजोग्राफिया की बात की, डार्विन की विकासवादी सिद्धांत की समालोचना की अपने बात की है, राजनीतिक भूगोल की बात की है, एक प्राणीवेता की यात्राएं, चीनी आवर्जन, पृथ्वी और आवास, मानव भूगोलवेता का पिता, जर्मनी का भूगोल, ये कुछ पुस्तकें थी। भूमध्य सागरीय तट के जीव से संबंधित ये कुछ पुस्तकें रही है। इससे पहले हमने बात की कि 1930 में इनकी विचारधारा का प्रभाव, दशक में के अंतिम वर्षों में प्रभाव जर्मनी की कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ा, जो कि कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध को उन्होंने अंजाम दिया। रेडजेल ने पहली बार लेबेंसराम नामक शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तो लेबेंसराम या लेबेंसराम शब्द का प्रयोग किया, जिसका उस स्थान से था, जिसका तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से था जिसके अंतर्गत जीव का विकास होता है। यानी लेबेंसराम का उस भौगोलिक क्षेत्र से तात्पर्य था जीव का विकास होता है, जीव का विकास होता है। इन्हें टेथम के द्वारा, जॉर्ज टेथम जो विद्वान थे, इन्होंने रेडजेल को प्राकृतिक निश्चयवादी कहा है। जॉर्ज टेथम ने इन्हें क्या कहा? तो प्राकृतिक निश्चयवादी कहा। किसने? तो जॉर्ज टेथम ने रेडजेल को क्या कहा? तो प्राकृतिक निश्चयवादी कहा। प्राकृतिक निश्चयवादी कहा। किसने? जॉर्ज टेथम के द्वारा इन्हें प्राकृतिक निश्चयवादी कहा। ये नीतिवाद के चिंतक थे, यानी प्रमुख नीतिवादी थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं जीव की संकल्पना की और जीव को इन्होंने राज्य को जीव के समान इन्होंने कहा। तो इनकी प्रमुख जो की बात हमने सबसे पहले की, 1844 में जन्म हुआ। कहाँ पर? कार्स में हुआ, जर्मनी में। 1904 में इनकी मृत्यु हुई, और जर्मनी के अंदर ये एक सैनिक के रूप में भी रहे हैं, और इनकी विचारधारा का प्रभाव वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ा। इन्होंने महत्वपूर्ण कृति की रचना की, एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि कहीं ना कहीं मानव भूगोल से संबंधित थी। मानव भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है वो 2 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रथम खंड 1882 में आया, द्वितीय खंड 1891 के अंदर आया। और इसके अलावा इनकी कृति जो थी, डार्विन का विकासवादी इस सिद्धांत की समालोचना, राजनीतिक भूगोल, इसीलिए इसे राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा गया, एक प्राणीवेता की यात्राएं, चीनी आवर्जन, पृथ्वी और आवास, जर्मनी का भूगोल और भूमध्य सागरीय तट के जीव, ये महत्वपूर्ण की कृतियां रही। जॉर्ज टेथम ने इन्हें क्या कहा? जॉर्ज टेथम ने इनको प्राकृतिक निश्चयवादी कहा। इनके अलावा इन्होंने एक लेबेंसराम शब्द का प्रयोग किया। लेबेंसराम शब्द जो था वो कहीं ना कहीं एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से था जिसके अंतर्गत जीव का विकास होता है। इसके अलावा उन्हें बात की मानव भूगोल का पिता, निश्चयवाद के जनक, राजनीतिक भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है। अर्डकुंडे नामक शब्द इन्होंने दिया। ये पुस्तक के रूप में भी रही है, अर्डकुंडे और ड्यूशलैंड अन्य पुस्तकें थी इनकी। तो ये महत्वपूर्ण फ्रेडरिक रेडजेल संबंधी तथ्य थे। कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसीलिए आपको बताए गए हैं। कोशिश की गई है कम समय में आपको ये अधिक बातें बताई जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।